हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के नेक्स्ट पार्ट की। भाई हमने अभी तक एक प्लेन मिरर से इमेज बनाना देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि सेल्फ इमेज देखने के लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, किसी और की इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। सारी बातें हमने अभी तक करी थी। आज हम बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? तो डेविएशन से मतलब समझ में आता है कि जिस डायरेक्शन में रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो किस डायरेक्शन में चली गई, ये जो उसके पाथ से डेविएट हुआ, ये एंगल हमें फाइंड करना है। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, अब एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे अगर ये मिरर है, प्लेन मिरर, यहाँ पे एक रे आई इस तरफ, और हमें पता है एंगल कहां से देखा जाता है, इंसिडेंस एंगल नॉर्मल से। तो पहले नॉर्मल बना लेते हैं। दिस इज द नॉर्मल। तो ये जो एंगल होगा ये होगा आई। और हमें ये भी पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जाएगा कहां पे, क्या है, फिर से एंगल आई पे ही जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है। तो मैंने दोनों को आई यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे पता करना है डेविएशन। डेविएशन मतलब अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे कहाँ जाती। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये रे सीधी निकल जाती, रिफ्लेक्शन नहीं होता यहाँ पे। लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ, ये अपने पाथ से डेविएट हो गई बाय दिस मच एंगल, और ये जो है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा, जिसे हम लिख सकते हैं। अब ये एंगल है, आसानी से देख पा रहे हैं आप। ये टोटल 180 डिग्री का, अगर इंसिडेंस लाइट देखो 180 डिग्रीज। ये 2i अगर आप माइनस कर दो तो क्या आपको देगा? तो डेल विल पाई माइनस 2i, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है बात? पक्का? चलिए, तो ये तो हुआ एक रिफ्लेक्शन पे कितना एंगल ऑफ डेविएशन है, 2i, वेयर i इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन दिस रिंग स्पेस। इसलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है कि दो मिरर यहाँ पे हैं। ये दोनों मिरर ऐसे हैं कि इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इन पे नॉर्मल से ये राइट आई डिग्री। आपसे पूछा गया कि फाइनल डेविएशन या नेट डेविएशन ऑफ दिस लाइट कितना होगा, डेल नेट फॉर दिस रे कितना है। ठीक है, डेल नेट क्यों पूछा गया? डेल नेट इसलिए कि ऐसा भी हो सकता है ना कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर जाए, वहां से फिर से रिफ्लेक्शन हो और फिर से वहां से डेविएशन हो। तो दोनों डेविएशन हमें यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। अब वो कैसे चेक करें? तो यहाँ काम आती है फिर से हमारी ज्योमेट्री। देखो कैसे करेंगे। भाई यहाँ से अगर 30 पे आया है तो 30 पे जाएगा भी। 30 पे जब जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से चलेगा, ये लाइट ऐसे जाएगी यहाँ से एट एन एंगल 30 डिग्री। अब सोचो ये वहां जाके इंसिडेंट हुई है। अगर ये 30 है तो ये बनेगा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ट्राइंगल के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये भी 60 डिग्री है। क्लियर है बात? उस मिरर पे अगर नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज द नॉर्मल। और इसके हिसाब से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देखा जाए तो 60 नहीं, वो होगा 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से देखते हैं 30 पे। जो फाइनल रे जाएगी वो ये 30 आएगी, लेट्स से कुछ ऐसी निकली वो इधर 30 डिग्री पे। तो अब जो आपको फाइनल अपना एंगल बताना है डेविएशन का, वो दोनों डेविएशन को मिला के बताना है। एक बार मिरर 1 पे, दूसरी बार मिरर 2 पे डेल 1 डेल 2 दोनों को ऐड कर दिया। अब वो ऐड कैसे करें? तो यहाँ पे क्लॉकवाइज का भी सीन देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेविएशन अगर क्लॉकवाइज है तो लेट्स से वो पॉजिटिव है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो लेट्स से वो नेगेटिव है। तो प्लस और माइनस डेविएशन हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आप सीधा ऐड करेंगे, बार क्लॉकवाइज घुमा, दूसरी बार तो न्यूट्रलाइज हो गया ना कुछ पोर्शन। इसीलिए हमें प्लस के साथ देखना पड़ेगा। देखते हैं, सबसे पहले डेल 1 लिखते हैं। डेल 1 जो फर्स्ट मिरर पे हुआ था यहाँ पे, डेल 1 कितना आएगा?
del 1 will be pi minus 2i pi minus 2 into 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हो। या अगर आप 30 डिग्री को भी रेडियन में लिखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे अपन ऐसा लिख लें, तो ये 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, दिस इज 20 डिग्रीज। और ये कैसा डायरेक्शन है, 120 डिग्रीज किस डायरेक्शन है? तो ये जो रे वो आई थी इस डायरेक्शन में, फाइनली गई इस तरफ। तो ये जो डेविएशन हुआ है, ये डेविएशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। तो मैं लिखूंगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज डेविएशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। सेकंड मिरर पे अगर देखें, सेकंड मिरर पे जो रे आई वो आनी थी ऐसी, लेकिन फाइनली गई इस डायरेक्शन में। तो ये डेविएशन क्या हुआ, क्या ये डेविएशन भी क्लॉकवाइज हुआ है? जब ये डेविएशन भी क्लॉकवाइज है तो डेल 2 में लिखूंगा यहाँ पे, डेल 2 क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस, वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन 30 डिग्री, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। तो दोनों ही मिरर्स पे जो एंगल ऑफ डेविएशन आया है वो आया है 120 डिग्री क्लॉकवाइज। अब डेविएशन अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा टू डेल प्लस 2, क्योंकि दोनों सेम सेंस में है, सीधा ऐड किया जा सकता है। इसको लिखूंगा 240 डिग्री। अच्छा, क्या इस 2 डिग्री क्लॉकवाइज को मैं ऐसा भी लिख सकता, दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात भी क्लियर, पक्का ना? क्यों ऐसा कैसे लिख लिया मैंने? इसको ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वो कोई रे अगर इस तरफ आई, मान लीजिए ऐसे आई, ठीक है, आपने इसको 240 डिग्री क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर दिया, क्लॉकवाइज रोटेट किया मतलब यहाँ पे ये 90 है, यहाँ पे 180 है, और ये यहाँ पे गई है बेसिकली 240 डिग्री क्लॉकवाइज। मतलब रे अगर इधर आई और ये अगर 360 डिग्री एंगल है, तो बोल सकता हूँ कि रे यहाँ से कहाँ जाएगी, 240 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉक अगर घुमाओ तो आप इस तरीके से चलोगे, 240 डिग्री मतलब यहाँ से घूम के आप यहाँ के यहाँ आओगे, तो आप बनाओगे 240 डिग्री, 180 प्लस 60 डिग्री, 40 डिग्री, तो इधर गई। या आप इसे ऐसा भी तो बोल सकते हो कि ये जो एंगल है दिस इज नथिंग बट 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप दोनों ही तरीके से इसे बोल सकते हैं, या तो ये इस तरीके से देखा जाए तो 240 क्लॉकवाइज है, या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आंसर इसके दोनों हो सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, 360 में से माइनस करना है जो भी आया उसको। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आई गेस आपको क्लियर हो गया है। तो हम एक बार इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर 2 मिरर सिस्टम, तो उसके लिए हम डेविएशन कितना लिख सकते हैं जनरलाइज फॉर्म में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। तो 2 मिरर सिस्टम, दो मिरर सिस्टम के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर दोनों मिरर लेट्स से यहाँ पे रखे हुए हैं ये थीटा एंगल पे, अगर थीटा कुछ भी हो सकता है हमें नहीं पता, और यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आती है एट एन एंगल आई, तो हमें पता है कि ये जाएगी भी यहाँ से आई पे। ठीक है, अगर ये आई पे गई तो ये एंगल हो जाएगा आपका, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। ये यहां से आपको मिल जाएगा 90 माइनस, चलिए अपन एक बार यहां से देख लेते हैं कि इधर अगर आया है और ये यहाँ नॉर्मल अगर है ऐसा, तो ये अगर एक्स पे आया है तो एक्स पे ही वापस जाएगी रे इस डायरेक्शन में। क्लियर है? तो अगर वो एक्स है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। और हमें पता है
कि जो टोटल इसका एंगल होना चाहिए ट्राइंगल का वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा 90 माइनस एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस बारे में कोई दिक्कत नहीं। देखिए 180 और 180 दोनों तरफ कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से आपको मिल रहा है x इक्वल टू थीटा माइनस आई। ठीक है, एक तो आपका ये रिलेशन आ गया। अब मैं लिखते हैं दोनों डेविएशन यहाँ पे और यहाँ पे। तो डेल्टा वन में जो लिखूंगा पाई माइनस, बात करें ठीक से सिलेक्शन के लिए डेविएशन वाई माइनस 2y। ऐसे कि डेल टू लिखूंगा, अच्छा ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। डेल टू अगर लिखूंगा तो कितना लिखूंगा पाई माइनस 2x, क्योंकि वहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है x के बराबर, वो भी कैसा है क्लॉकवाइज। अच्छा x की जगह में डाल देता हूँ थीटा माइनस आई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 टाइम्स थीटा माइनस आई, ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा माइनस 2 आई। ओके, ये हो गया डेल टू। अब अपने को चाहिए नेट डेविएशन, तो डेल नेट क्या लिखा जाएगा, डेल नेट विल बी डेल वन प्लस डेल टू। अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ से क्या मिलता है, 2i और 2i कैंसिल हो रहा है। देखिए डेल वन में जो 2i है माइनस 2i, यहाँ पे है प्लस 2i, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेल वन प्लस डेल टू इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्या इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी हमने देखा था कि क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज में जब चेंज करना होता है तो आप 2 पाई में से माइनस कर देते हैं पूरी बात को, तो ये कितना आएगा आपके पास 2 थीटा। तो या तो आप लिखेंगे इसे 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज या फिर 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, अब दोनों तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके पास मिल चुकी है, या इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल चुका है कि जब भी टू मिरर सिस्टम होगा तो आप डेविएशन सीधा सीधा लिख सकते हैं, नेट डेविएशन विल बी 2 थीटा। और यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दिस डेविएशन इज ऑफ आई। ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है उन दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा पे, रे कितने एंगल पे आए उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डेविएशन है वो कितना हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि ये जो रे आई यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई। अब देखिए ध्यान से, इसका जो डायरेक्शन का तरीका है बता देता हूँ आपको। जो याद रखना है वो बेसिकली याद रखना है नेट डेविएशन इक्वल टू 2 थीटा, और डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो कैसे देखेंगे उस बारे में आपको बताता हूँ। उस बारे में आप बोलेंगे कि जो फर्स्ट रे वहां से आई, ये जो फर्स्ट रे यहाँ पे आई, इसको रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाना पड़ा, इसका डेविएशन कैसा था, क्या इसका डेविएशन क्लॉकवाइज था। तो आपने डेल वन के लिए, अगर डेल टू देखो तो डेल टू भी आपने बोला कि ये जो ऐसा जाता पर इस तरफ चला गया, ये भी आपने क्लॉकवाइज लिख लिया। लेकिन डेल नेट का डायरेक्शन एक बात कि देखना है, तो उसका डायरेक्शन देखने के लिए हमें मिरर्स को देखना पड़ेगा। डेल नेट का डायरेक्शन देखने के लिए हमें मिरर्स को देखना पड़ेगा। मिरर कैसे देखें, ये एंगल थीटा हमें देखना है बेसिक। इस थीटा को कैसे देखा जाए, तो हम फर्स्ट मिरर को मानेंगे जिसपे लाइट इंसिडेंस हुई, दिस इज फर्स्ट मिरर। फर्स्ट मिरर कौन सा होगा जिसपे लाइट इंसिडेंस हुई, तो दिस इज द फर्स्ट मिरर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में शायद इंटरनेट की दिक्कत हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डिवीजन है वो कैसे देखा जाए, इसका सेंस किस तरीके से देखा जाए कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो डेल नेट जो हमें इसका सेंस देखना है कि ये क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए सीधा सा हिसाब है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपको मिरर 1 और 2 नाम देना है। 1 किसको देना है, जिसपे रे आके इंसिडेंट हुई, ठीक है, दिस इज मिरर 1। जिसपे बाद में टकराई, दिस इज मिरर 2। आपको देखना है बेसिकली थीटा का सेंस, जिस सेंस में थीटा है उसी सेंस में डेल नेट भी होगा। अब थीटा का सेंस कैसे देखना है, 1 से 2 की तरफ किस तरीके से आप चले, क्योंकि ये एंगल थीटा है। 1 से 2 जैसे आप गए तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चले, तो इसका सेंस भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है बात, ये अपने को देखना है हमेशा। तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि
थीटा का जो सेंस है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज है। कहां से कहां तक? 1 to 2 तक। ये आपको देखना है हमेशा। डेल नेट की वैल्यू मैग्नीट्यूड में 2 थीटा, लेकिन सेंस कैसा होगा? जिस पे फर्स्ट इंसिडेंस हुआ वो दिस इज मिरर 1, दूसरा वाला मिरर 2, 1 से 2 की तरफ आप कैसे चलते हैं वो थीटा का सेंस इज सेम एज डेल का सेंस। क्लियर है बात? तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इस पे जल्दी से ताकि और क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल आपको बोला गया कि दो मिरर इस तरीके से रखे हुए हैं। अच्छा, ये किसके लिए वैलिड है? ये हमेशा टू मिरर सिस्टम के लिए ही वैलिड है, जो 2 थीटा आपने लिखा है वो। इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 50 डिग्रीज। रे यहाँ पे आई, इधर एंगल 30 डिग्री आपको दे रखा है ये वाला। पूछा गया आपको बताइए कि डेल नेट कितना होगा। तो यहाँ टू मिरर सिस्टम है, हम जानते हैं कि आई से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके नेट डेविएशन पे। तो नेट डेविएशन विल बी 2 टाइम्स 50 डिग्री विच इज 100 डिग्रीज। अब हमें देखना है इसका सेंस। सेंस कैसे? तो जो फर्स्ट रे जहां इंसिडेंस हुई वो हो गया मिरर 1, दिस इज मिरर 2। 1 से 2 पे आप गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो आप यहाँ लिखेंगे दिस डेविएशन इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज। हमें आपको हमेशा थीटा का डेविएशन सेंस देखना है, थीटा के सेंस के हिसाब से आप डेल नेट का सेंस भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता मिरर तो मिरर इस तरीके से होते, ठीक है। इस बार जो इंसिडेंट रे आई है वो यहाँ पे आई है एट एन एंगल 40 डिग्री, और ये जो आपको एंगल दे रखा है दिस इज 50 डिग्री। अब आप बताइए दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, कितना होना चाहिए डेल नेट? मिरर 1 जिसपे लाइट इंसिडेंट हुई, मिरर 2 जिसपे बाद में रिफ्लेक्ट होगी, कितना होगा डेल नेट? तो 2 थीटा के हिसाब से लिख सकता हूँ 2 इंटू 50 डिग्रीज मतलब 100 डिग्रीज। पर इस बार सेंस क्या होगा? 1 से 2 आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, दिस इज क्लॉकवाइज सेंस। जब क्लॉकवाइज सेंस है तो अब यहाँ डेल नेट का सेंस भी लिखेंगे क्लॉकवाइज। क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरीके से है और रे आ रही है यहाँ पे, दो मिरर्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्रीज। अब बताइए कितना आंसर होना चाहिए? तो इस बार मिरर 1 हो जाएगा ये, मिरर 2 हो जाएगा ये। आपको 1 से 2 पे आना है तो आप चलेंगे इस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप डेल नेट जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 30 जो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये सारी बातें क्लियर है आपको? पक्की बात? तो टू मिरर सिस्टम के लिए अगर नेट डेविएशन पूछा जाता है तो बहुत आसान सा तरीका है, 2 थीटा इज योर आंसर। थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंड जो सेंस है वो आपको देना है मिरर 1 से 2 की तरफ किस तरीके से आप जा रहे हो। क्लियर है बात? पक्का यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर एक मिरर को रोटेट कर दिया जाए तो उसकी वजह से क्या रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होती है या उस पर कोई फर्क पड़ता है, इस बारे में। तो लिखते हैं अपना हेडिंग रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर। तो इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। एक मिरर है यहाँ पे रखा हुआ है, इसका नॉर्मल है यहाँ पे। एक इंसिडेंट रे आती है इस डायरेक्शन में एट एन एंगल आई, और यहाँ से जाएगी भी एट द सेम एंगल आई। कोई दिक्कत नहीं इस बात में, तो अपने को जिस एंगल पे आएगी उसी पे जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया, मिरर को रोटेट कर दिया बाय एन एंगल थीटा, ठीक है। तो आपने लेट्स से अब मिरर को कर दिया इस तरीके से, नाउ दिस इज द मिरर, ठीक। आपने क्या किया, इसे थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। तो अगर इसको थीटा से रोटेट किया है तो क्या इसका नॉर्मल भी अब चेंज हो जाएगा? यस, इसका नॉर्मल अब कैसा हो जाएगा? दिस इज द न्यू नॉर्मल, ठीक है। इसको मैं एन डैश लिख देता हूँ, न्यू नॉर्मल। अच्छा, अगर ये रोटेट हुआ है तो ये भी तो थीटा से रोटेट होगा, क्योंकि मिरर रोटेट हुआ तो पुराने नॉर्मल से नया नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा, सेम बात है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये एंगल अगर मैं देखूं इन दोनों के बीच का, या चलिए नए नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना है नए वाले नॉर्मल से? वे रे तो वहीं की वहीं है, रे तो यही आ रही है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। इन दोनों के बीच का एंगल अब कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल है आई प्लस थीटा। क्लियर बात? ये एंगल ऑफ, ये रे इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल अपने को देखना है विच इज थीटा प्लस आई। क्लियर बात? तो अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा प्लस आई, तो जो रे अब आई है वो जाएगी भी नए एंगल पे। तो नए एंगल पे जब रे जाएगी तो रे जाएगी यहाँ से इस डायरेक्शन में,
ठीक है, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? ये टोटल एंगल होना चाहिए आई प्लस थीटा के बराबर, नए वाले नॉर्मल से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस नया हो गया आई प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी नया होना चाहिए आई प्लस थीटा के बराबर। ठीक, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो एंगल बीच वाला बच रहा है, दिस एंगल इज आई माइनस थीटा। देख पा रहे हैं, दिस एंगल इज आई माइनस थीटा, छोटा सा जो एंगल बन रहा है वो, क्योंकि ये नीचे ये वाला एंगल है आई और ये एंगल है थीटा, तो बचा आई माइनस थीटा। ओके, अब देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे है ये ब्लू में है और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे रेड में है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल आया ये अपन देखते हैं। ठीक है, अपने को बेसिकली ये एंगल चाहिए पुरानी वाली रिफ्लेक्टेड रे और नई वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो हम बता सकते हैं क्योंकि ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा है, ये छोटा सा एंगल आई माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी बन जाएगा आराम से। तो ये एंगल कितना बनेगा? दिस एंगल इज आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा, ये हो जाएगा एंगल विच इज 2 थीटा। यहां से एक बात समझ में आई भैया कि अगर आप मिरर को रोटेट करते हो थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुई 2 थीटा से, है ना। मिरर जो पहले यहां था उसको आपने थीटा से रोटेट करके यहां बना दिया, इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड रे पहले यहां थी अब वो यहां चली गई और वो जो रोटेशन हुआ है वो 2 थीटा के बराबर हुआ है। क्लियर है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन आपके पास आता है कि जब आप मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा इन द सेम सेंस। सेम सेंस, जैसे थीटा को आपने इधर रोटेट किया था तो मिरर ये रिफ्लेक्टेड रे भी इधर रोटेट हुई है। सॉरी, आपने जब मिरर को इस डायरेक्शन में रोटेट किया, जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट हुई। सेम सेंस में रोटेशन होता है बाय 2 थीटा। तो ये बात लिख लीजिए, if the mirror is rotated by an angle theta, if the mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray is also rotated by angle 2 theta in the same direction, in the same sense लिख सकते हैं, डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे फिक्स है, जो रे आ रही थी वो तो फिक्स है, मिरर को आपने रोटेट किया है, मिरर को रोटेट करने से रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पे रोटेट हो रही है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्या कह रहा है कि एक मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, इस मिरर पे एक रे आ रही है एट एन एंगल 30 डिग्री, इंसिडेंस एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो जाएगी भी 30 डिग्री पे। आपसे बोला गया कि बाय व्हाट एंगल मिरर शुड बी रोटेटेड, लिख लेते हैं, बाय व्हाट एंगल मिरर शुड बी रोटेटेड such that reflected ray becomes horizontal। ये आपका क्वेश्चन है। मिरर को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी और रोटेट होने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो मिरर को कितना रोटेट हमें करना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखिए। अच्छा, अगर रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल होना है तो किस किस तरीके से हो सकती है? एक तो ये कि भाई ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाए इस डायरेक्शन में, तो मतलब मिरर यहाँ कहीं होगा इस तरीके से, तो ये रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रे इधर आई और इधर चली जाए, तो ये भी तो रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी जो यहाँ पे है तो यहाँ से ऐसे डेविएट हो जाए, ये भी एक तरीका है। तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे को अगर हॉरिजॉन्टल करना है तो उसे हम डेविएट कर सकते हैं इधर या उधर, उससे हम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ रिफ्लेक्टेड रे का डेविएशन कितना है? दिस डेविएशन इज 60 डिग्रीज। कैसा? क्लॉकवाइज। पक्की बात, रिफ्लेक्टेड रे पहले है यहाँ पे, इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो वो ऐसे हो गई, मतलब रिफ्लेक्टेड रे में कितना डेविएशन हुआ? 60 डिग्री का डेविएशन हुआ क्लॉकवाइज तरीके में। और हमें पता है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री से डेविएट हुई है
क्लॉकवाइज, तो मिरर कितने से डेविएट हुआ होगा या मिरर कितने से रोटेट हुआ होगा? क्या 60/2 से? क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जब मिरर रोटेट होता है थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है 2 थीटा से। तो इस बार अगर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हुई है तो मिरर को थीटा से रोटेट होना पड़ेगा। बस यही आपने यहाँ पे यूज किया और अपना आंसर बताया कि अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुई है तो मिरर 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ये काम बन सकता है। एक ऑप्शन इसका हो जाएगा 30 डिग्री क्लॉकवाइज, एक आंसर ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा आंसर क्या हो सकता है? हमें कुल मिला के रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टली तो करना है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ हॉरिजॉन्टल हो जाए जैसा यहाँ बता रखा है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो इस बार इसका डेविएशन कितना किया? तो इस बार का अगर डेविएशन देखो तो भैया ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, जो आई वाला एंगल है। बाकी आगे बचा 90 डिग्री, मतलब टोटल 120 डिग्रीज ये एंटी क्लॉकवाइज डेविएट हुई। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तब भी ये हॉरिजॉन्टल हो सकती है। इसका मतलब मिरर अगर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है तब भी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, मतलब ये भी इसका एक आंसर है। ठीक है, इस बार जो मिरर हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। अगर मिरर ऐसा है तो जो यहाँ से रे आई इंसिडेंट रे वो रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली जाएगी, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या? अगर रिफ्लेक्टेड रे 240 डिग्री क्लॉकवाइज चल ले तो, जो आपने यहां लिखा था, ये रिफ्लेक्टेड रे है आपकी, ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री पे, यहां से ये 240 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाए। 240 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब 30 प्लस 240 270, तो ये बेसिकली यहां आ जाएगी इस तरीके से, ऐसा आ जाएगा ये। ठीक है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ओरिजिनल इंसिडेंट रे। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये भी एक आंसर होगा 240 डिग्री अगर क्लॉकवाइज ये रोटेट होती है, तो मिरर को रोटेट होना पड़ेगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज, ये मिरर का रोटेशन हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या मिरर को आप 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? सोचो, मिरर रखा हुआ था यहाँ पे, अगर आप इसे 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हो तो 90 घुमाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा और घुमाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा। दिस इज 120 डिग्री क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ऐसा ही होगा, पक्की बात? क्या ये अब रिफ्लेक्शन कर पाएगा? क्योंकि इंसिडेंट रे तो इधर से आ रही है, तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे ही नहीं आएगी। इसका मतलब ये एक ऑप्शन नहीं हो सकता, दिस कांट बी अ केस। बस यहाँ दो केसेस वैलिड हैं जिसमें रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे रोटेट भी हो रही है। ये दो केसेस ऐसे हैं कि अगर रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाए तो पॉसिबल है, या 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली जाए तब भी पॉसिबल है। लेकिन अगर 240 डिग्री ये क्लॉकवाइज घूमना चाहे रिफ्लेक्टेड रे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब मिरर का अपोजिट फेस इंसिडेंट रे के सामने आ जाएगा, जिससे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए ये दो आंसर आप इसमें अपने बता सकते हैं। ये वाला आंसर अगर ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन है, एक एक्सपेरिमेंट होता है, डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस पर बेस्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ रहे। डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऐसी एक सेमी सर्कुलर जेडएनएस स्क्रीन होती है। ठीक है, जेडएनएस स्क्रीन यहाँ पे एक होती है। ठीक है, यहाँ बीच में होता है एक मिरर इस तरीके से, और यहाँ पे आती है एक रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में। ओके, ये एंगल जो भी है आई, इस रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे निकलती है वो इस पे पहुंचती है सेम एंगल पे, और यहाँ पे एक स्पॉट बना देती है जेडएनएस स्क्रीन पे। जब लाइट गिरती है तो एक स्पॉट बना देती है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर इस मिरर को मैं ओमेगा से रोटेट करता हूँ, इस मिरर को अगर मैं ओमेगा से रोटेट करता हूँ, और ये रेडियस जो है आपको आर दे रखी है, यहाँ सेंटर से ये आर रेडियस का सेमी सर्कुलर आर्क है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर इस मिरर को ओमेगा से रोटेट किया जाता है तो बताइए
ये जो स्पॉट है इसकी रफ्तार क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ दिस स्पॉट ऑन दिस स्क्रीन, ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए कितना लिखा जाए स्क्रीन, इसका स्पीड कितनी लिखी जाएगी, कैसे कर सकते हैं। आपको मिरर का एंगुलर स्पीड दे रखी है ओमेगा, आपको उस स्पॉट की टेंजेंशियल स्पीड चाहिए या लीनियर स्पीड चाहिए, कैसे निकालेंगे? सोचो भाई, अगर मिरर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो मिरर अगर थीटा रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा रोटेट करेगी। तो अगर मिरर ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो क्या रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट होगी? यस। अगर रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा से रोटेट हो रही है, इसका मतलब ये जो स्पॉट यहाँ पे है इसकी अगर लीनियर स्पीड लिखी जाए तो हमें पता है v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, लिख सकते हैं दिस विल बी 2 ओमेगा इनटू आर, क्योंकि रेडियस आपको आर गिवन है यहाँ पे। तो द लीनियर स्पीड विल बी 2 ओमेगा आर। बहुत आसान सा सवाल, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कि अगर वो थीटा घुमा तो ये 2 थीटा घूमेगा, तो अगर ये ओमेगा से घूमता है तो वो 2 ओमेगा से घूमेगा। क्लियर है? सो आंसर विल बी 2 ओमेगा आर, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज यहाँ पे है तो ये भी क्लॉकवाइज। क्लियर है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ये आप करके बताएंगे मुझे। क्वेश्चन इस बार है ऐसा कि भाई मिरर लगा हुआ है, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, सॉरी इंसिडेंट रे आ रही है एट एन एंगल थीटा, कोई भी मान लीजिए आप, और यहाँ से वापस जा रही है इस डायरेक्शन में, इधर। यहाँ पे एक स्क्रीन है, वो स्क्रीन इस बार वर्टिकल स्क्रीन है ऐसी। ओके, अब इस पे जो स्पॉट बन रहा है ये स्ट्रेट स्क्रीन है, पिछले वाली स्क्रीन सर्कुलर स्क्रीन थी, ये स्ट्रेट स्क्रीन है। इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस स्पॉट की वेलोसिटी कितनी होगी जब ये किसी एंगल थीटा पे है तब। ये एंगल आपको थीटा गिवन है कि जब रिफ्लेक्टेड रे मिरर से थीटा एंगल बना रहा है, इस पोजीशन पे इस वेलोसिटी, इस स्पॉट की वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और इस बार भी मिरर जो है वो ओमेगा से घूम रहा है। क्लियर है बात? पक्का? तो चलिए बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आप इसमें तरीका लगा सकते हैं? सोचिए जरा। अब यहाँ पे आप सीधा सर्कुलर वाला तो हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सर्कुलर आर पे आप टेंजेंशियल सीधा ओमेगा आर कर सकते थे, v इक्वल टू ओमेगा आर। पर यहाँ तो भैया जैसे जैसे स्पॉट नीचे आएगा, थीटा जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये डिस्टेंस चेंज होती रहेगी, और वैसे भी वो 90 डिग्री नहीं है, तो कैसे करें? करने के दो तरीके हैं इसमें। एक तो ये कि मेरे को पता है यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखी जाए तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखी है, दिस डिस्टेंस इज डी, स्क्रीन की सेंटर से डिस्टेंस डी आपको गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ओमेगा आर लगाना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा? ओमेगा आर में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये अपने को पता होता है, तो ये वेलोसिटी मुझे इसमें मिल सकती है, दिस v1, ये आई कैन फाइंड बाय ओमेगा आर। एंड व्हाट इज द आर हियर? रेडियस कितनी है? तो ये डी है, थीटा है, तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ भाई, ये डिस्टेंस है डी, ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास डी सेक थीटा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल से देख सकते हो। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई डी सेक थीटा, दिस इज द रेडियस एट दिस पोजीशन। तो v1 को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है, अपने को पता है ये 2 ओमेगा से घूमेगा, तो 2 ओमेगा डी सेक थीटा, ये आपका आ गया v1। आपको पूछा गया था v, तो अपने को फिर से कंपोनेंट लेना पड़ेगा एक, यहाँ पे कंपोनेंट क्या लेंगे? तो अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे पता है कि ये एंगल भी थीटा बनने वाला है, क्योंकि ये 90 है, ऊपर वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पास वाला थीटा हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो फिर से अपन इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, यहाँ पे v लिखा जाएगा v1 sec थीटा, क्योंकि बेसिकली v के दो कंपोनेंट्स हैं, v1 और एक इस तरफ, तो v इक्वल टू v1 sec थीटा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा v इक्वल टू 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स किसके लिए हैं आपने? इस v के दो कंपोनेंट्स हैं, एक इधर आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये v1 इज बेसिकली v cos थीटा, ये कंपोनेंट है। तो आपको यहाँ से v निकालना है तो लिखेंगे v1 sec थीटा, तो आंसर आएगा 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा। पक्की बात? इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है
वो दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको एक बार फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे। अब इसको फिर से अगर मुझे रिलेट करना है तो इस बार मैं डिफरेंशियल कैलकुलस का सहारा भी ले सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये 2 ओमेगा से घूमेगा, ये तुम्हें पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस बार करता हूँ ये कि मैं इसे मान लेता हूँ ये डिस्टेंस है y, किसी y पोजीशन पे आपसे अभी वेलोसिटी पूछी गई है, ये आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये स्पॉट नीचे की तरफ चलेगा क्योंकि वो घूम रहा है, तो y भी समय के साथ कम होता रहेगा। पर अभी फिलहाल मान लीजिए कि y पोजीशन पे है जहां पे आपसे वेलोसिटी पूछी गई, तो मैं इस ट्राइंगल से लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू y बाय डी, ऐसा लिखा जा सकता है। या मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू d tan थीटा, ये लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो दिस dy बाय dt इज इक्वल टू d tan थीटा का डिफरेंशिएट है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बाय dt, क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमें पता है ये डिफरेंशिएशन में हमने रूल पढ़ा था, चेन रूल के हिसाब से, ठीक है। अब dy बाय dt इज नथिंग बट दिस वेलोसिटी, क्योंकि ये y जिस रफ्तार से चेंज होगा वही तो ये वेलोसिटी है, तो दिस dy बाय dt इज नथिंग बट v। एंड व्हाट इज d थीटा बाय dt, ये जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है ये किस रफ्तार से चेंज होगा, क्या ये 2 ओमेगा है, एंगुलर स्पीड, क्योंकि ये 2 ओमेगा के हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ये एंगल कितनी देर में चेंज होने वाला है। ओके, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि दिस इज v इक्वल टू d टाइम्स sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा इज नथिंग बट 2 ओमेगा। यहाँ से आपको आंसर मिलता है v इक्वल टू 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा। तो दोनों ही तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आप देख पा रहे हैं आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ये ज्योमेट्री बहुत यूज होती है इन टाइप के क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। आई गेस आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर सर्कुलर आर्क दे रखी थी तब तो सीधा सीधा आपने ओमेगा आर कर दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रेट स्क्रीन थी तो यहाँ पे आपको उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ा। पहले आपको यहाँ पे रेडियस निकालनी पड़ी, रेडियस से आपने 2 ओमेगा आर करके ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाला। क्योंकि वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, इसके दो कंपोनेंट एक इधर और एक इधर हैं, तो ये कंपोनेंट से आपने फिर पूरी वेलोसिटी निकाली सेक थीटा करके, ठीक है। या इसको करने का दूसरा तरीका कि आपने y पे जाके ये स्पॉट कंसीडर किया, इसकी वेलोसिटी v कंसीडर करी, इस y को आपने रिलेट किया बाय दिस tan थीटा और फिर इसको डिफरेंशिएट करके आपने वेलोसिटी इसको रिलेट किया, ठीक है बात पक्का। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर मिरर की वेलोसिटी है तो इमेज की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इन तीनों का रिलेशन कैसा कैसा आएगा। क्लियर है बात? ओके, फिर बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स की वजह से। यहाँ पे अपना प्लेन मिरर खत्म करेंगे, फिर शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि दोनों ही अपन जो ये छोटे टॉपिक्स हैं अगले वीडियो में खत्म कर लेंगे और फिर शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स पे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।